हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के पीवाईक्यू। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोट्स्की का मानना था कि विकास ऑप्शन ए प्रकृति में असतत है, आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का प्रकटीकरण है, ऑप्शन सी परिपक्वता से प्रत्यक्ष परिणाम, ऑप्शन डी सामाजिक संपर्क से प्रत्यक्ष परिणाम। पहले हम जानते हैं लेव वाइगोट्स्की ने किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया है। तो लेव वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चा केवल अकेले नहीं सीखता, बल्कि सोसाइटी और इंटरेक्शन से सीखता है। और उन्होंने लर्निंग का मेन टूल बताया है लैंग्वेज। और इन्होंने फेमस कंसेप्ट दिया है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जो बच्चा अकेले नहीं कर सकता है वो दूसरों की हेल्प से कर सकता है। और मैंने आपको बताया इसमें उन्होंने किस पे ज़्यादा जोर दिया है, सोशल इंट्रैक्शन पर। तो हमारा ऑप्शन डी है सोशल इंट्रैक्शन में, कि रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंट्रैक्शन। तो आंसर ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता मिलकर निम्नलिखित का निर्माण करती है। तो इसका ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन सी भावनात्मक विकास, ऑप्शन डी मनोसामाजिक विकास। तो पहले बात करते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी संज्ञानात्मक विकास। ये सोच बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये पर्सनैलिटी से है। तो जहाँ भी आपको 3 शब्द दिख जाएं, कौन कौन से हैं वो 3 शब्द? इमोशंस हो गए, पर्सनैलिटी हो गई और सोशल रिलेशन हो गया। तो वहाँ पे हमेशा आपको साइको सोशल डेवलपमेंट पर ही टिक करना है। तो यहाँ पर 3 वर्ड दिख रहे, इमोशंस, पर्सनैलिटी, सोशल रिलेशन। तो इसका आंसर है साइको सोशल डेवलपमेंट। इसके बारे में एक और चीज़ बताती हूँ, जो ये साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है ये एरिक एरिक्सन ने दी है, जिस पे इन्होंने केंद्र में किन चीज़ों को रखा है, इमोशंस को, पर्सनैलिटी को और सोशल रिलेशन को। तो इसका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन थर्ड, आनुवांशिकता किसी व्यक्ति के निम्नलिखित गुणों को निर्धारित करती है। तो ऑप्शन ए है सेक्स, ऑप्शन बी जेंडर, ऑप्शन सी एकेडमिक सक्सेस, ऑप्शन डी लर्निंग स्टाइल। तो पहले बात करते हैं जो हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता क्या होती है। हमें पेरेंट्स से जीन्स के द्वारा जो भी मिलता है उसको हम आनुवांशिकता कहते हैं। ये हेरिडिटी के ही थ्रू मिलता है। तो इसमें एग्जांपल जैसे लाइक हो गया, हाइट हो गई, आइस कलर हो गया, स्किन कलर हो गया। और सेक्स में XX होता है फीमेल, XY होता है मेल। तो इसमें हम ऑप्शन एक देखा हमने सेक्स, इसमें XXY, तो इसका ऑप्शन ये सेक्स तो हमारा सही है ऑप्शन। और जेंडर है, तो ये जो जेंडर होता है सोशल कंसेप्ट होता है। ये सामाजिक रूप से ही बनाया जाता है कि लड़की है तो घर का काम करेगी, लड़का है कमाने जाएगा। लोगों ने जो धारणा बना रखी है लिंग को देखकर, तो वो जेंडर के अंतर्गत आती है। थर्ड है एकेडमिक सक्सेस। एकेडमिक सक्सेस इन्वायरमेंट और मेहनत से मिलकर बनता है। फोर्थ है लर्निंग स्टाइल, यानी अनुभव और इन्वायरमेंट होता है, इसके अंदर अनुभव और इन्वायरमेंट ही आता है लर्निंग स्टाइल में। बच्चों को हम जो अनुभव देंगे और जो इन्वायरमेंट देंगे तो वो उसकी लर्निंग उसी के हिसाब से होगी, इसलिए ये हेरिडिटी पर नहीं असर है। तो इसका आंसर है ओनली वन। तो ओनली वन ऑप्शन बी में दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। इनमें से जैसे डिसलेक्सिया बच्चा होता है उसको क्या प्रॉब्लम होती है? ये एक लर्निंग डिसऑर्डर होता है। बच्चों को शब्दों की आवाज़ पहचानने में दिक्कत होती है। तो ऑप्शन ए है कंडीशनिंग के सहचार्य विधि के माध्यम से। जो कंडीशनिंग होती है वह इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। देखिए, जो फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है इसमें बच्चा अक्षरों की आवाज़ साउंड होती है उसको जोड़ तोड़ सकता है, अच्छे से जान सकता है साउंड को।
तो ये इसका आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी, उच्च स्तरीय पठन सामग्री उपलब्ध कराकर, यानी हाई लेवल टेक्स्ट में बच्चा और ज़्यादा कंफ्यूज होता है, तो इसका ऑप्शन ये आंसर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी, लंबे और जटिल अनुच्छेद देकर, तो लॉन्ग पैसेज होता है, इससे बच्चे की और ज़्यादा डिफ़िकल्टी बढ़ती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या सही है? ऑप्शन बी, फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, यानी बच्चा अक्षरों की आवाज़ को जोड़ तोड़ कर समझेगा। ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया है कि जो फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है इसमें बच्चा इफ़ेक्टिव तरीके से सीखता है, जिसमें इसका सॉल्यूशन होता है फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग यानी ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण। जिसमें अक्षर ध्वनि बी का ब बता रखा है, फिर बच्चा BAT बैट जोड़ रहा है एक एक साउंड को, तो बैट बन रहा है। और जैसे कैट लिखा है इस एग्जाम्पल में, तो इसको तोड़ सकता है CAT कैट। तो ये डिसलेक्सिया वाले बच्चों को फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो उनके लिए कारगर सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में प्रभावी प्रतिक्रिया की विशेषता है? इसमें हमें ये बताना है कि इफ़ेक्टिव फीडबैक इनमें से कौन सा है। तो ये कार्य के अंत में दिया जाता है? नहीं, इसको कार्य के अंत में ज़रूरी नहीं है कि इसको कार्य के अंत में ही दिया जाए, इसको कार्य के दौरान भी दिया जा सकता है। जब भी फीडबैक दे व्यक्ति उस पर अप्लाई कर सकता है, क्या कमी है उसको दूर कर सकता है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ऑप्शन बी, व्यापक और सामान्य, नहीं कभी ब्रॉड और जेनरिक नहीं होता है। ऑप्शन सी, ये केवल परिणामों पर केंद्रित है। देखिए यहाँ पर केवल इंग्लिश में ओनली फोकस्ड आ रहा है, तो ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, इनसे आसानी से हम सीटेट के एग्ज़ाम में पहचान सकते हैं कि इसका ये नेगेटिव पॉइंट है, तो ये ऑलरेडी नहीं होगा। ऑप्शन डी देख सकते हैं, इट इज़ टाइमली एंड स्पेसिफिक, कि हम जो फीडबैक देते हैं इफ़ेक्टिव फीडबैक ये टाइमली पर, यानी जब नीड है फीडबैक की तो दी जाती है, कि ताकि व्यक्ति के अंदर जो खराबी है वो ठीक कर सके। तो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चा कुछ गलती कर रहा है, या जो टीचर है वो अपने लेसन प्लान में क्या और सुधार कर सकती है ताकि उसकी लर्निंग और ज़्यादा अच्छी हो सके, तो ये टाइमली स्पेसिफिक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन 6, मनोयौन विकास का अंतिम चरण क्या है? व्हाट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट? इसमें जो थी फ्राइड ने 5 स्टेजेस दी थी, जिसमें सबसे लास्ट जेनिटल स्टेज थी, तो इसका ऑप्शन डी है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्राइड की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहला ओरल होता है, जिसमें जो बच्चा होता है हर चीज़ अपने मुंह में डाल लेता है, यानी इसको अपने मुंह में डालने में उस चीज़ों का आनंद आता है। फिर है एनल यानी गुदा, ये 1 से 3 वर्ष तक की होती है। इसमें जो आनंद का केंद्र होता है मल त्याग तक, यानी टॉयलेट ट्रेनिंग। बच्चा काफ़ी देर तक घंटों घंटों तक वॉशरूम में बैठा रहता है, उसको आनंद आता है वॉशरूम वगैरह ये सब करने में, सूसू पोटी ये सब करने में। नेक्स्ट है फैलिक, यानी 3 से 6 वर्ष, जिसमें ऑडिपस और इरेक्ट्रा का कंसेप्ट आपने देखा होगा। ऑडिपस का मतलब होता है लड़कों का जो माँ से लगाव, और इलेक्ट्रा लड़कियों का अपने अपोजिट जेंडर यानी फादर से लगाव होता है। तो सीटेट के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लेते हैं ऑडिपस और इलेक्ट्रा कौन से स्टेज के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर फैलिक स्टेज होगा, जो 3 से 6 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट है लेटेंसी स्टेज। जो लेटेंसी होती है ये 6 से 12 तक होती है। यौन ऊर्जा शांत रहती है, इसमें बच्चा खेलकूद और पढ़ाई में व्यस्त रहता है। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, इसको आपको याद रहेगा। जैसे लेटेंसी यानी लेटना, जब लेट जाते हैं हम तो शांत हो जाते हैं, तो इसमें आप ऐसे याद रखते हैं लेट गए तो हम शांत हो गए, यानी यौन ऊर्जा सेक्सुअल ऊर्जा जो है वो शांत हो गई है, तो बच्चा अपने अन्य कार्यों में लगा रहता है। नेक्स्ट है जेनिटल यानी जन्नांग, 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, ये लास्ट स्टेज होती है, जिसमें बच्चा अपोजिट सेक्सुअल होता है उसके प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है, जैसे बॉयज़ लड़की के प्रति, गर्ल्स बॉयज़ के प्रति। इसमें 2 कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे फिक्सेशन हो गया, इसका मतलब होता है स्थिरीकरण, यानी किसी स्टेज में अटक जाना, और एक लिबिडो होता है, जिसमें फ्राइड के अनुसार मानसिक ऊर्जा, यौन ऊर्जा, जो भी सेक्सुअल इच्छाएँ आती हैं वो लिबिडो के अंतर्गत ही आती है। ये कीवर्ड होते हैं इनके। नेक्स्ट है
फ्राइड के अनुसार नकारात्मक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित का कारण बन सकता है। तो इसके आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है आत्ममुग्धता, सेकंड है विषम लैंगिकता यानी हेटेरोसेक्सुअलिटी, सी है बाध्यकरण यानी कैस्टरेशन, और डी है होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता। आत्ममुग्धता मतलब होता है जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है, खुद के प्रति लगाव होता है, और हेटेरोसेक्सुअलिटी अपोजिट जेंडर के प्रति लगाव, और एक होता है कैस्टरेशन। तो इसमें भी देखते हैं जिसमें व्यक्ति एक ही जगह रुक जाता है। नेक्स्ट है होमोसेक्सुअलिटी यानी सेम सेक्स के प्रति लगाव। तो इसको करने से पहले हमें पता होना चाहिए नकारात्मक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यानी नेगेटिव ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। इसमें जो लड़का अपने फादर के प्रति या लड़की अपने माता के प्रति ज़्यादा पसंद करती है, लगाव होता है उनका, यानी सेम जेंडर के प्रति लगाव होता है। लड़की लड़की से यानी लड़की माता से, लड़का पिता से। लेकिन वे अपोजिट जेंडर वाले को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जैसे लड़का अपनी माँ को पसंद बिल्कुल नहीं करता, लेकिन अपने पापा को पसंद ज़रूर करता है। तो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, होमोसेक्सुअलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। एक इसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जो पॉजिटिव ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें लड़का अपनी माँ के प्रति आकर्षित होता है, क्योंकि इसमें अपोजिट जेंडर हो रहा है, लड़का अपनी माँ के प्रति और लड़की अपने पिता के प्रति। तो ये हेटेरोसेक्सुअलिटी होता है। और नेगेटिव ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें लड़का अपने पिता, लड़की अपनी माँ के प्रति होते हैं। तो ये होमोसेक्सुअलिटी होती है। और इसमें एक कैस्टरेशन आ जाता है, कैस्ट्रेशन एंजाइटी, जिसमें बच्चा एक ही जगह रुक जाता है। यानी बच्चा जिसको पसंद करता है उसको तो पसंद करता ही है, लेकिन उसको डर लगता है कि जो अपोजिट जेंडर वाला है वो उसको पनिश ना कर दे। जैसे लड़का अपनी माँ को पसंद करता है तो उसको अपने पिता से डर लगा रहता है। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। क्या है इसमें से? जो डिस्ग्राफिया होता है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। डिस्ग्राफिया यानी हम ग्राफ कैसे बनाते हैं? हाथ से बनाते हैं, हाथ में पेंसिल पकड़ते हैं तो हम ग्राफ बनाते हैं, लेखन का काम करते हैं। तो ग्राफ से हाथ में पकड़ते हैं, लिखते हैं। तो आप इससे याद कर रखने की ट्रिक है आपके लिए, आप याद रख सकते हो कि हाथ से पकड़ के लिख रहे हैं, यानी लेखन संबंधी दिक्कत है। ये अक्षरों की बनावट जैसे आकृति हो गई, उनसे दिक्कत है। तो हम ऑप्शन ए की ओर चलते हैं। हकलाने और उच्चारण संबंधी त्रुटियों से चिन्हित वाक विकार, यानी ये कोई स्पीच डिसऑर्डर है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ तो नहीं बताया, यानी इसका आंसर ये नहीं है। सेकंड है सकल मोटर हानि से चिन्हित लोकोमोटर विकार, यानी ग्रॉस मोटर इम्पेयरमेंट है ये? नहीं, ऐसा भी नहीं बताया कि इनको एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम हो। नहीं, इसका आंसर ये भी नहीं है। ऑप्शन सी तंत्रिका संबंधी विकार, जिसमें अक्षर और आकृतियाँ बनाने में परेशानी होती है। तो ये मैंने आपको बताया बच्चों को क्या होता है, अक्षर और आकृतियाँ बनाने में दिक्कत होती है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षित करने का वह तरीका जिसमें उन्हें पाठ्यक्रम में असामान्य रूप से तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाता है, क्या कहलाता है? यानी बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है कि वो और ज़्यादा सीखे, और जितना सीख रहा है उससे और ज़्यादा सीखे। तो इनमें से कौन सा है इसका आंसर, कि उसको क्या बोलते हैं? इसमें ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है विभेदित निर्देश, ऑप्शन नेक्स्ट है संवर्धन, नेक्स्ट त्वरण, ऑप्शन डी विसर्जन। तो हमें पहले इसको पता होने से पहले इन सबके बीच का डिफरेंस पता होना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है, इसमें अलग अलग बच्चों की सीखने की क्षमता के अनुसार अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस का बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है एनरिचमेंट यानी संवर्धन।
उस क्लास में बच्चों को और ज़्यादा एक्स्ट्रा चुनौतीपूर्ण काम देते हैं, उसी को एनरिचमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन यानी त्वरण। उम्र के सामान्य बच्चे से तेज़ी से आगे बढ़ता है। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो असामान्य रूप से आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी गति से, तेज़ गति से सीख रहे हैं, तो इसको ही एक्सीलरेशन बोलते हैं कि अपनी एज से भी ज़्यादा सीख रहा है, अपनी एज के बच्चों से ज़्यादा सीख रहा है, तो उसी को एक्सीलरेशन बोलते हैं, हिंदी में त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है विसर्जन यानी एमर्जन, यानी जैसे माहौल बनाकर किसी भाषा को सिखाना। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, हाँ, तो इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई भी अन्य लैंग्वेज हम सीखते हैं तो पहले हमारे पास उसका माहौल बनना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में करते हैं ऐसा कि बच्चे को इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो बच्चों को स्कूल में पनिश करते कि वो इंग्लिश ही बोले, इन्वायरमेंट बनाते हैं इंग्लिश ही बोलने का, ताकि बच्चा जैसे प्राथमिक लैंग्वेज सीखता है वैसे ही सेकेंडरी लैंग्वेज ईजीली सीख ले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि बच्चा असामान्य रूप से तीव्र गति से आगे सीखता है अपनी उम्र के बच्चों से। ये इन सब के एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, इसमें से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे शिक्षक। ये क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन वो होती है, मतलब एक ऐसी शिक्षा होती है जहाँ सामान्य बच्चे हो या विशेष आवश्यकता यानी CWSN वाले बच्चे हो, सबको एक साथ मिलकर पढ़ाया जाता है। इसमें किस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है? इक्विटी पे और इंडिविजुअल डिफरेंस पे। आपको पता है इक्विटी क्या होता है? इक्विटी और इक्वालिटी दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। जो इक्विटी होती है इसको हिंदी में समता बोलते हैं और इक्वालिटी समानता। नाम तो सेम सेम लग रहा है पर बहुत बड़ा डिफरेंस है इनमें। इक्विटी मतलब बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उनको हेल्प करना। जैसे हो गया, एक बच्चा है, मान लो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो हम उसके कान में या उसको कुछ यंत्र उपकरण उसका यूज़ करवा सकते हैं ताकि वो ठीक हो सके। और इक्वालिटी में आप देख सकते हैं कि बच्चा है, क्लास में सभी बच्चे हैं, सभी को इक्वल चेयर दी गई है, सभी को इक्वल रोशनी दी गई है पढ़ाई के लिए, इक्वल कॉपी पेन मिल रहा है सबको पढ़ने के लिए, तो समानता है, नहीं एक को मिल रहा है तो सबको मिलेगा। और जो इक्विटी है, जिसको नीड है जिस चीज़ की उसको वही मिलेगा। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे गर्ल्स होती हैं उनको पीरियड्स होते हैं, तो वो इक्विटी के ही अंदर आ जाएगा, उनको इक्विटी के अनुसार छुट्टी दी जाती है क्योंकि उनको नीड होती है। तो इनके ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं अब हम। ऑप्शन फर्स्ट है क्रिएट करिकुलम अडेप्टेशन। ऑप्शन बी इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव। ऑप्शन थर्ड एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट वाइस। ऑप्शन फोर्थ सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टेकल, यानी विविधताओं को एक बाधाओं के रूप में देखना। हम विविधता को कभी बाधा के रूप में देख सकते हैं? NCF इन सब में कभी बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका गलत आंसर है। तो इसका राइट, जिसमें भी आपको फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है उसको आप काट दीजिए। तो बी में आपको फोर्थ नहीं दिख रहा तो इसका आंसर बी है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।